लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड बेस स्ट्रेंथ, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। तो आज हम चालू करने वाले हैं बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ चालू करेंगे और पहले ही जानते हैं कि बेस होता क्या है। बेस ट्रेडिशनल जो बेसेस होते हैं वो होते हैं NaOH, KOH, COH+। वो स्पीसीज जो एक्वस मीडियम में OH- दे सके। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बेसेस होते हैं वो वीक बेसेस होते हैं, और यहाँ पे हम लेविस बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। लेविस बेसिस आर द बेसिस which have electrons or electron rich molecule or ion। तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि किसी बेस का स्ट्रेंथ क्या होगा, कैसे होगा, यानी कंपेयर ऑफ बेस स्ट्रेंथ की बात जब हम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिस मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और आयन। तो अगर किसी तरह से उस मॉलिक्यूल या आयन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो उसका बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और ये चीज की जा सकती है I+ इफेक्ट से। उसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया जाए तो उसका बेस स्ट्रेंथ घटेगा, और ये चीज की जा सकती है I- इफेक्ट से। तो यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनिक बेसिस के बारे में देखेंगे। ऑर्गेनिक बेसिस होते क्या है? मेनली जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं वो बेसिस होते हैं। तो हम कुछ देखते हैं, जैसे ये है अमोनिया H। इसमें से अगर एक H को मैंने रिप्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल कि ये है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर एक H, दूसरा H, और यहाँ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया R से। R मीन्स एल्काइल ग्रुप। तो ये एमीन्स होते हैं। एमीन्स के बारे में जब हम जानेंगे तो हम जानेंगे कि एमीन्स 3 तरह के होते हैं। ये पहला जो अभी आपने देखा, दूसरा जिसमें मैंने एक और हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, और
ये तीसरा, जिसमें मैंने सारे के सारे हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। तो अगर 1 एल्काइल ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। अगर 2 एल्काइल डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो तो 2 डिग्री, और अगर 3 एल्काइल डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो ये अमीन्स हैं, ये बेसेस हैं। बेस कैसे हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए, एक लोन पर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और इसलिए हम इसको बोलते हैं लेविस बेस। तो जब हम इनके बेस स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनका बेस स्ट्रेंथ कैसे वैरी करता है, किस तरीके से वैरी करता है, तो इसके लिए हमें पहले मीडियम की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला मीडियम हम लेते हैं कि फर्स्ट लेंगे हम गैसियस और नॉन पोलर मीडियम, और केस 2 लेंगे पोलर मीडियम। तो गैसियस और नॉन पोलर मीडियम, इसमें हम देखते हैं इस मीडियम में सिर्फ एक इफेक्ट वर्क कर रहा होता है, फैक्टर, जो हम फैक्टर बोल सकते हैं। कौन से फैक्टर हैं जो बेस स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेंगे? तो यहाँ एक ही फैक्टर है जो कि है I प्लस इफेक्ट। होता क्या है कि जब मैंने 1 डिग्री अमीन बनाया, ये 1 डिग्री अमीन है, एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 डिग्री अमीन बना दिया, और 3 डिग्री अमीन भी बना दिया। तो हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप आर I प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स, I प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो एक एल्काइल ग्रुप है, इसलिए एक I प्लस होगा। 2 एल्काइल ग्रुप है, इसलिए 2 I प्लस होगा, और 3 एल्काइल ग्रुप है, इसलिए 3 I प्लस। तो अगर हम बात करें तो यहाँ I प्लस इफेक्ट मिनिमम है, और यहाँ I प्लस इफेक्ट क्या है? मैक्सिमम। और कोई भी फैक्टर यहाँ इन्फ्लुएंस कर नहीं रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बेस स्ट्रेंथ है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का, वो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, उसके बाद सेकंड पे 2 डिग्री होगा, और सबसे लास्ट में 1 डिग्री। तो गैसियस मीडियम या नॉन पोलर मीडियम में आपका जो 3 डिग्री होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, और सबसे लीस्ट बेसिक 1 डिग्री होगा। अब हम पोलर मीडियम में बात कर लें।
पोलर मीडियम और एक्वस मीडियम। इसमें देखते हैं क्या होता है। पहला फैक्टर है यहाँ पर, जो फर्स्ट फैक्टर है जो यहाँ बेसिसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो पहला फैक्टर है आई प्लस इफेक्ट, जो कि हमने पहले भी देखा। आई प्लस इफेक्ट कहने का मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ आई प्लस मैक्स है। अच्छा, सेकंड जो है आपका, जो सेकंड इफेक्ट है, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, अभी जैसे मैं 1 डिग्री अगर निकाल लूँ, 1 डिग्री अगर मैं एमीन को लूँ, जैसा ये मिले, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये प्लस होगा, साथ साथ में ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रेशन होगा इसका, और जितने भी हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं टू डिग्री एमीन की, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा RnRH प्लस, और यहाँ जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है वो पहले से कम गया। पहले एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन 3 था, यहाँ एक्सेस ऑफ हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो 2 हो गया। और अगर 3 डिग्री एमीन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन और भी हो गया। तो ये भी पानी के साथ रिएक्शन करके OH माइनस बना रहा है, ये भी पानी के साथ रिएक्शन करके OH माइनस बना रहा है, ये भी पानी के साथ रिएक्शन करके OH माइनस बना रहा है। लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों एमीन्स में 1 डिग्री एमीन का जो प्रोडक्ट है उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सबसे हाई है और ये सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है। और 2 डिग्री का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उससे 1 डिग्री से कम है और 3 डिग्री का उससे भी कम है। तो इस जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि आई प्लस इफेक्ट और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहा है। अगर आई प्लस इफेक्ट से हम देखें तो हमें दिखेगा कि 3 डिग्री एमीन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, लेकिन अगर हाइड्रेशन के टर्म्स में देखें तो 1 डिग्री एमीन
सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ऐसे कंडीशन में जो प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा पे वर्क करना पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर एल्काइल ग्रुप जो है वो अगर CH3 है, दैट इज मिथाइल है सिर्फ, तो उस केस में 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, और लास्ट में 3 डिग्री होगा बेसिक। और अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल को छोड़कर और कोई भी एल्काइल ग्रुप हो मिथाइल से बड़ा आर अदर देन CH3, नंबर ऑफ कार्बन, तो उस केस में जो ट्रेंड बनता है वो बनता है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद 3 डिग्री, और लास्ट में आपका 1 डिग्री। तो इसको मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। कैसे इसको समराइज करेंगे? तो गैसियस और नॉन पोलर मीडियम, गैसियस और नॉन पोलर मीडियम में क्या हुआ, हम कह सकते हैं गैसियस और नॉन पोलर मीडियम में सिर्फ I+ इफेक्ट वर्क करता है, इसलिए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर एक्वस मीडियम की बात की जाए, when R is equals to CH3 ग्रुप, तो उस केस में होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और अगर R नॉट इक्वल्स टू CH3 तो 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। इसको याद करने का तरीका क्या है? गैसियस मीडियम 321, एक्वस मीडियम मिथाइल 213 एंड नॉन मिथाइल ग्रेटर देन 1 कार्बन 231। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डाटा पे ये बेस्ड है और इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया किस तरह से याद कर सकते हैं आप। गैसियस मीडियम में 321, एक्वस मीडियम में 2 केसेस हैं, मिथाइल होंगे तो 213 और मिथाइल से बड़े होंगे तो 231। अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जब तक सवाल कुछ बोले नहीं मीडियम के बारे में, तो हम गैसियस मीडियम मान के ही हम सवाल को बना देते हैं। जब वो बोलेगा कि हाँ एक्वस मीडियम है, तब आप एक्वस मीडियम के जो बताया मैंने आपको फॉर्मूला, जो रूल बताया, उस रूल पे आप चल सकते हैं। तो आगे देखते हैं।
मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप पॉज करके बना लें, बाद में मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। क्वेश्चन 1 है, तो ये आप पॉज करें, बना लें, मैं बना के बताता हूँ आपको। देखिए जो पहला सवाल है, पहले सवाल में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, और यहाँ पर sp3 sp3 sp3, यहाँ पर ये sp3 sp3 sp2। तो हम जानते हैं कि sp2 is more electronegative than sp3।
ये बात हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो sp2 कार्बन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा और इलेक्ट्रॉन को वो ड्रेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करेगा तो यहाँ पर जो लोन पेयर है इसके, ये लोन पेयर उतने अवेलेबल नहीं है किसी को डोनेशन के लिए। तो जो यहाँ पे सबसे लीस्ट बेसिक है वो आपका ये वाला है, क्योंकि 3 sp2 कार्बन है वहाँ पर, तो ये लीस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक sp2 है, इससे बड़ा ये होगा बेसिक, और यहाँ कोई भी sp2 नहीं है इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इस केस में अगर हम बात करें, इन तीनों में अगर हम बात करें, यहाँ नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट। यहाँ एक I माइनस है, यहाँ 2 I माइनस है। I माइनस इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है डोनेट होने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद ये है और सबसे कम ये वाला है। इस केस में अगर हम बात करें तो ये आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो यहाँ कोई मीडियम बोला नहीं गया है, जब तक कोई मीडियम आपको बोले नहीं तब तक हम गैसेस मान के चलेंगे। सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा और सबसे कम बेसिक 1 डिग्री होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ एक I प्लस है, यहाँ I माइनस है, यहाँ नो इफेक्ट है। तो ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो ये 1 हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन। फिर ये 2 नंबर पे आएगा और ये सबसे नीचे हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि यहाँ I प्लस है, यहाँ नो इफेक्ट है और यहाँ I माइनस इफेक्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। इसको ये जो ग्रुप है, ये जो फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक फिनाइल है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो फिनाइल ग्रुप जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, तो एक फिनाइल ग्रुप होने की वजह से ये जो लोन पेयर हैं वो ड्रेन आउट हो रहे हैं अंदर की ओर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। यहाँ 2 हैं तो ये 2 से ड्रेन आउट हो रहे हैं अंदर की ओर, और यहाँ 3 है इसलिए ये 3 से ड्रेन आउट हो रहे हैं, नाइट्रोजन से दूर जा रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक ये, फिर ये, और लिस्ट बेसिक आपका ट्राइफिनाइल एमीन। यहाँ पर तीनों में I माइनस इफेक्ट है, लेकिन I माइनस इफेक्ट दूर होता है। यहाँ पहले कार्बन पे है, यहाँ दूसरे कार्बन पे है और यहाँ लास्ट कार्बन पे है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा बेसिक ये, फिर उस पर ये है और लिस्ट बेसिक ये वाला है। इस केस में बात करें तो ये 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन और ये 1 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री। 8 नंबर सवाल को अगर हम देखें गौर से तो यहाँ भी ये है आपका 2 डिग्री, ये है आपका 3 डिग्री और ये है आपका 1 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ये मोस्ट बेसिक होगा, इसलिए 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि ये 2 डिग्री अमीन है, जो कि ऐसा है नहीं। हम नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को देखते हैं कि
कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो इसलिए ये है आपका 1 डिग्री अमीन। तो आगे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एटम पर कितने चार्जेस हैं वो पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें हमें ये ज़रूरत पड़ता है कि हमें मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम पर चार्जेस क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम चालू करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत बार फॉर्मल चार्ज को यूज़ करते हैं। बिना फॉर्मल चार्ज के हमें रेजोनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए फॉर्मल चार्ज निकालने आना चाहिए। तो हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज होता क्या है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं बुक्स में, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट मेथड है मेरा, आप उसको यूज़ करें, आपको अच्छा लगे तो। देखिए क्या है, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिया। अब मैं कोशिश करूँगा कि सारे एटम्स का मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने नाम दे दिया इसके। ये 1 है, ये 1 है, 2 and 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 एंड कार्बन। तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन। अब मुझे एक टेबल बनाना है, टेबल में बनाने वाला हूँ आपके लिए। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैं, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, कि करेंटली ये जो एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, और लास्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 1 2 या 3, इन तीनों में ऑक्सीजन ही है, और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 6 6। कार्बन कितने, 4। अब जब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन की बारी आती है तो नंबर 1 में, अब देखिए मैं कैसे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करता हूँ, इसको गौर से देखिए। पहले हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। मैं काउंट करना चालू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो मुझे सिर्फ ऑक्सीजन वाले ही काउंट करने हैं, इसलिए मैं काउंट कर रहा हूँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने, 7 हुए।
अब जब मैं इसके फॉर्मल चार्ज को निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6 - 7 इज इक्वल्स टू -1, यानी यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, -4। नंबर 2 ऑक्सीजन का जब मैं अवेलेबल इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे दिखेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर एटम के अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। थर्ड नंबर ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1। इस पर -1 चार्ज। लास्ट अगर कार्बन पे हम निकालें तो कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। और इसलिए इस पूरे मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है। इस तरह से हमने फॉर्मल चार्ज निकाला। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 देखते हैं। ये ऐसा है। अब मैं फिर से यहाँ नाम देता हूँ इसको। ये है आपका एक नाइट्रोजन, दूसरा और तीसरा नाइट्रोजन। मैं फिर से टेबल बना रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, and now last is formal charge is equals to valence electron minus available electron। अब काउंट करते हैं पहले वाले नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 6 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 5 एंड 5। अब हमें दिख रहा है कि इसका फॉर्मल चार्ज 5 - 6 इज इक्वल्स टू -1 है। नेक्स्ट दूसरे वाले नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 और कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 4 और ये हो जाएगा 5 - 4 इज इक्वल्स टू +1। लास्ट वाले नाइट्रोजन के लिए अगर हम निकालें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर 6 हैं और 5 - 6 इज इक्वल्स टू -1। जो यहाँ पर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू -1, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। बुक्स में और भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल मेथड है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप श्योर इसे यूज़ करें। आगे मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है इसकी, और भी हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन
जानते हैं कि ऑक्सीजन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है और 2 लोन पेयर हो सकते हैं इसके पास। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो 6 - 6 = 0। तो हम कभी भी इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मल चार्ज होगा 0। ये आप याद कर सकते हैं, चाहे ये एक सिग्मा या पाई हो या फिर दोनों ही सिग्मा और सिग्मा, दोनों ही केसेस में यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 0 है। फॉर्मल चार्ज +1 कब हो सकता है? तो फॉर्मल चार्ज +1 हो सकता है ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। मतलब कि जब आप इसके फॉर्मल चार्ज को निकाले तो आपको दिखेगा कि इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 5 ही हैं। 1 2 3 4 और 5। आप फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 और 5। 6 - 5 = +1। तो कभी भी कॉम्बिनेशन 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का ऑक्सीजन के साथ आए तो उसका फॉर्मल चार्ज +1 होता है। वो 3 बॉन्ड पेयर का कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। फॉर्मल चार्ज = -1। इस केस में ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर होता है और बाकी के लोन पेयर होते हैं और इस केस में इसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है। तो ये ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कंप्लीट वेरिएशन था। अगर आपको ये याद है तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए हम जानते हैं कि जो उसका फॉर्मल चार्ज =0 का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, कुछ इस तरीके का। ये 3 बॉन्ड पेयर ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये फॉर्मल चार्ज =0 नाइट्रोजन के लिए वेरिएशन था। फॉर्मल चार्ज +1। इस केस में नाइट्रोजन का जो वेरिएशन हो सकता है वो इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो ये +1 का वेरिएशन था और फॉर्मल चार्ज -1 का वेरिएशन जो है वो है, आप देखें ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये 2 वेरिएशन है नाइट्रोजन के फॉर्मल चार्ज -1 का। कार्बन का अगर हम देखें, कार्बन के फॉर्मल चार्ज 0 का वेरिएशन Fc=0। ये वेरिएशन 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, तो वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये सारे के सारे वेरिएशन
आपके फॉर्मल चार्ज 0 कार्बन के वेरिएशन है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू +1। +1 का क्या क्या हो सकता है वो देखिए, 3 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। ये 3 बॉन्ड पेयर ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके 3 वेरिएशन थे बॉन्ड पेयर के। एक लास्ट वेरिएशन है आपका -1। फॉर्मल चार्ज -1। तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो माइनस का वेरिएशन होता है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये। तो ये 3 वेरिएशन है आपके फॉर्मल चार्ज -1 के। तो आगे हमें रेजोनेंस पढ़ना है। रेजोनेंस क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, एक्चुअली उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।